आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा पर कब्जा इजराइल का अपना मामला है। इजरायली इदारों पर ट्रंप का एहतियात भर रद्द अमल। हिजबुल्लाह के सरबराह का इंतबाह, अगर इजराइल ने लेबनान पर जंग दोबारा शुरू की तो मिसाइल बरसेंगे। मुत्तहिदा अक़वाम ने चेतावनी दी, गजा में इजराइल कार्रवाई तबाहकुन नताइज का सबब बन सकता है। ईरान ने अली लारिजानी को आला कौमी सलामती काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया। ट्रंप को फोन क्यों करूं, मैं तो पीएम मोदी से बात करूंगा। टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील के सदर का बयान। भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना, ट्रंप का गोलमोल जवाब, जांच करूंगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर इजराइल के मुमकिना मुकम्मल कब्जे के इरादों पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा है कि ये उनका अपना मामला है। ट्रंप ने वॉशिंगटन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये फैसला इजराइल का होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी इंतज़ामिया की तवज्जो इस वक्त गजा के शहरियों तक खुराक की फराहमी बढ़ाने पर मरकूज है। उनका कहना था कि ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि गजा के अवाम को खुराक पूरी मकदार में दस्तयाब नहीं। हम गजा के अवाम को खुराक पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ट्रंप ने मज़ीद बताया कि कई अरब ममालिक इस सिलसिले में अमेरिका की मदद के लिए तैयार हैं ताकि गजा के बाशिंदों को खुराक फराहम की जा सके। उधर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में एक वसी और तबाहकुन फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर के एक एहलकार ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल हमले और पूरे गजा पर कंट्रोल के हक में झुकाव रखते हैं, खास तौर पर इस वक्त जब जंग बंदी और कैदियों के तबादले के लिए जारी बिलावास्ता मामला तातुल का शिकार हो चुके हैं। नेतन्याहू के करीबी ज़राए का कहना है कि इजरायली फौज मुकम्मल तौर पर गजा पर कब्जे की जानिब बढ़ रही है। उनका कहना है कि फैसला हो चुका है, हम मुकम्मल कब्जे की तरफ जा रहे हैं। उन इलाकों में भी कार्रवाइयाँ होंगी जहाँ कैदी रखे गए हैं। अगर इजरायली फौज का सरबराह इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो वो मुत्तफिक हो सकता है। ताहम अबरी अखबार मुआरीफ के कुछ दीगर ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने अब तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया और पिछले बयानात महज कयास आराइयाँ हो सकती हैं। ये तमाम बयानात ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं जब इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले और जंग बंदी के लिए होने वाले मामलात बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। दोनों फरीक अपनी अपनी शराइत पर डटे हुए हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने महीनों बाद पहली बार मंगलवार के रोज एक बराह रास्त नशरी तकरीर में इजराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर वसी पैमाने पर जंग दोबारा छेड़ी तो उस पर मिसाइल बरसेंगे। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब लेबनानी काबीना ने हिजबुल्लाह के असलहे के बारे में गौर के लिए इजलास मुनक्किद किया, जिसकी वजह अमेरिका का दबाव था कि लेबनानी हुक्काम ईरान नवाज गिरोह को गैर मुसल्लह करने का वादा करें। इसके साथ ही खदशा है कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह न किया गया तो इजराइल हमले तेज कर सकता है। नईम कासिम ने कहा, अगर इजराइल ने लेबनान के खिलाफ वसी हमले का आगाज किया तो हिजबुल्लाह लेबनानी फौज और लेबनानी अवाम अपना दिफा करेंगे। ये दिफा इजराइल के अंदर मिसाइल गिरने का बाइस बनेगा और उन्होंने पिछले 8 महीनों में जो भी सिक्योरिटी कायम की है वो 1 घंटे के अंदर ज़मीन दोज़ हो जाएगी। याद रहे कि नवंबर में अमेरिका की सालिसी से एक जंग बंदी तय पाई थी, जिससे हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान महीनों से जारी लड़ाई खत्म हुई। इस जंग में हिजबुल्लाह के क़यादत का बड़ा हिस्सा, जिसमें नईम कासिम के पेशरू हसन नसरुल्लाह भी शामिल थे, और वो हलाक हो गए और तंजीम का बड़ा असले ज़ख़ीरा तबाह कर दिया गया। कासिम ने कहा कि इस जंग में 5000 हिजबुल्लाह जंगजू हलाक और 13000 जख्मी हुए, जो कि तंजीम की जानिब से पहला बाज़ाब्ता आदाद शुमार है। ताहम उनका कहना था कि हिजबुल्लाह बदस्तूर मुनज़्ज़म है और उनके मुजाहिदीन सख्त तरीन कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। नईम कासिम की तकरीर के चंद मिनट बाद ही बेरूत के जुनूबी नवाही इलाकों में हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ों से दूसरे रोज भी दर्जनों मोटरसाइकिल सवार हिजबुल्लाह के पीले झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। आपको बता दें कि जून से वाशिंगटन और बेरूत के दरमियान बातचीत जारी है, जिसमें अमेरिका ने एक मंसूबा पेश किया है। हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के बदले में इजरायली हमलों का खात्मा, जनूबी लेबनान में इजरायली फौज की वापसी और जंग से तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ के लिए फंड्स की फराहमी। लेकिन गैर मुसल्लह करने के मामले में खातिर ख्वाह पेशरफ्त न होने पर अमेरिका का सब्र जवाब देने लगा है
اور اس نے لیبنانی وزراء پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد عوامی سطح پر ایک واضح عہد کریں تاکہ بات چیت جاری رہ سکے۔ لیبنانی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے قاسم نے کہا، اسرائیل کو مکمل طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یعنی لیبنان میں اپنی تمام فوجی سرگرمیاں بند کرے، تب ہی کسی اور بات پر بات ہو سکتی ہے۔ ایک سینئر افسر نے منگل کو چیتاونی دی کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو توسیع دی تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس دوران رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو فلسطینی علاقے پر مکمل قبضے پر غور کر رہے ہیں۔ متحدہ اقوام کے یورپ، وسطی ایشیا اور امریکہ کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل میروسلاو زینچا نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا، جنگ کے دائرے کو بڑھانا لاکھوں فلسطینیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اور غزہ میں باقی رہ گئے یرغمالیوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ منگل کے دن ایک فوجی ٹریننگ سینٹر کے دورے کے دوران نیتنیاہو نے کہا، دشمن کو مکمل طور پر شکست دینا، اپنے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانا اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ غزہ اب اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ 22 مہینوں سے جاری جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ کے بڑے حصوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بھوک مری کے بڑھتے ہوئے خدشوں نے نیتنیاہو کی حکومت پر جنگ روکنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1219 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جو سرکاری اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ فلسطینی مزاحمین نے 251 لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، جن میں سے 49 اب بھی غزہ میں ہیں اور 27 کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 61,020 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد غزہ کی صحت منسٹری کے مطابق ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے پہلے اسرائیل کے وزیر خارجہ گدعون سعر نے غزہ میں یرغمالیوں کی حالت پر کہا، میں متحدہ اقوام اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ یرغمالیوں کے مسئلے کو دنیا کے سامنے مرکزی صورت میں پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام یرغمالیوں کی فوری اور بغیر کسی شرط کے رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ زینچا نے اجلاس میں کہا، غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو فوراً اور بغیر کسی شرط کے رہا کیا جانا چاہیے۔ ایران نے منگلوار کے روز سینئر سیاستداں علی لاریجانی کو ملک کی اعلیٰ سلامتی باڈی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق صدر مسعود پیزشکیان نے ایک فرمان کے تحت علی لاریجانی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کیا۔ 68 سالہ لاریجانی نے اکبر علی احمدیان کی جگہ لی ہے، جو اسلامی انقلابی گارڈ کورپس کے جنرل تھے اور جنہیں مئی 2023 میں اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تقرری جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد سامنے آئی ہے، جس کا آغاز اسرائیل نے کیا اور بعد میں امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران ایران کے اہم جوہری اور عسکری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل ایران کی دفاعی اور سلامتی حکمت عملی تیار کرتی ہے، حالانکہ اس کے فیصلوں کی توسیع ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو کرنی ہوتی ہے۔ کونسل کا سیکریٹری، جو اس کا سب سے سینئر رکن ہوتا ہے، ان فیصلوں کے نفاذ کی نگرانی کرتا ہے۔ لاریجانی ماضی میں سپاہ پاسدارانہ انقلاب کا حصہ رہ چکے ہیں اور پچھلے 3 دہائیوں میں مختلف اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ مئی 2020 میں آیت اللہ خامنئی نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا تھا۔ اگلے سال اگرچہ وہ ایک مضبوط صدارتی امیدوار سمجھے جا رہے تھے، لیکن ایک سرکاری جانچ پڑتال کرنے والے ادارے نے ان کی صدارتی دوڑ میں شرکت پر پابندی عائد کر دی۔ 2005 سے لاریجانی نے ایران کی جوہری پالیسی کی قیادت کی، مگر 2 سال بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کی وجہ اس وقت کے صدر محمود احمدی نیژاد کے ساتھ سنجیدہ اختلافات کو قرار دیا گیا۔ 2008 سے 2020 تک وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے اور انہوں نے 2015 کے عالمی جوہری معاہدے کی پرزور حمایت کی۔ برازیل کے صدر لولا دا سلوا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پر بات چیت کی تجویز کو ٹھکرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ سے بات نہیں کریں گے بلکہ پی ایم مودی اور شی جن پنگ کو فون کریں گے۔ یہ کشیدگی امریکہ کے ذریعے برازیل پر 50% ٹیرف لگانے کے بعد شروع ہوئی۔ لولا نے کہا کہ برازیل WTO کے ذریعے سے اپنے مفاد کا تحفظ کرے گا۔ امریکہ اور برازیل کے بیچ کشیدگی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس آفر کو ٹھکرا دیا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ لولا ان سے کبھی بھی ٹیرف کے مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔
लूला ने साफ कहा है कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग को फोन करेंगे। ये कशीदगी तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ब्राजील पर 25% टैरिफ थोप दिया। लूला ने टैरिफ लागू होने वाले दिन को दोनों मुल्कों की तारीख का सबसे दुखद दिन बताया था। उन्होंने ब्राजीलिया में एक इवेंट में कहा कि ब्राजील अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सहित हर मुमकिन रास्ता अपनाएगा ताकि अपने मफादात की हिफाजत कर सके। लूला ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार पहले ही गैर मुल्की तिजारत को मजबूत करने और ब्रिक्स ममालिक के साथ नए मौके तलाशने में जुट गई है। लूला ने साफ किया है कि वो ट्रंप से बात करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग को फोन करूंगा, मैं पीएम मोदी को फोन करूंगा, मैं पुतिन को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो अभी सफर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कई और सुदूर से बात करूंगा। ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन जैसे मुल्क शामिल हैं। अमेरिका अक्सर इन ममालिक पर डॉलर को कमजोर करने का इल्जाम लगाता रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स की पॉलिसियों की हिमायत करने वाले मुल्कों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बावजूद लूला ने नरम रुख दिखाते हुए कहा है कि ट्रंप को नवंबर में ब्राजील के बेलेम पारा में होने वाली COP30 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए दावत देंगे। उन्होंने कहा, मैं ट्रंप को COP30 के लिए बुलाऊंगा और मौसमियाती मसले पर उनकी राय जानूंगा। मगर वो नहीं आए तो ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। लूला ने जोर देकर कहा कि ब्राजील अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत को तैयार है, लेकिन ये बराबरी और आपसी एहतराम के साथ होनी चाहिए। दूसरी तरफ ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से कहा था, लूला मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। उन्होंने ब्राजील की आवाम की तारीफ की, लेकिन वहां की सरकार पर गलत फैसले लेने का इल्जाम लगाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उन्हें रूस से केमिकल और खाद के इंपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है, जबकि भारत ने दावा किया है कि अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, खाद और केमिकल इंपोर्ट करता है। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसे भारत ने गैर जरूरी बताया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को कहा कि उन्हें रूस से केमिकल और खादों के इंपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। ये बयान तब आया जब भारत ने दावा किया कि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनतों के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, खाद और केमिकल इंपोर्ट करता है। ट्रंप का ये जवाब उस वक्त आया जब व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज एजेंसी ANI ने उनसे इस बारे में सवाल किया। ट्रंप ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, हमें इसे जांचना होगा। समाचार एजेंसी ANI ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस टीम से राबता किया और जवाब का इंतजार है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक दिन पहले ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत न सिर्फ रूस से भारी तादाद में तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे खुले बाजार में मुनाफे के लिए बेच भी रहा है। उन्हें यूक्रेन में रूसी जंग मशीन से मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं, इसलिए मैं भारत पर अमेरिका को दी जाने वाली टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करूंगा। भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। महकमा वजारत ने इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। भारत ने कहा कि उसका रूस से इंपोर्ट बाजार की जरूरतों और एनर्जी सिक्योरिटी की बुनियाद पर है, खासकर तब जब मगरबी ममालिक ने यूक्रेन बहरान के बाद अपनी रिवायती सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी है। भारत ने अपने बयान में कहा, हमने रूस से इंपोर्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि रिवायती सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी गई है। उस वक्त अमेरिका ने भारत को आलमी एनर्जी बाजारों को मुस्तहकम करने के लिए ऐसा करने के लिए तरगीब दी थी। भारत का इंपोर्ट भारतीय सार्फिन के लिए किफ़ायती और भरोसेमंद एनर्जी को यकीनी बनाने के लिए है। ये आलमी बाजार की सूरत हाल की मजबूरी है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि भारत पर तनकीद करने वाले मुल्क खुद रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, वो भी बिना किसी कौमी मजबूरी के। भारत ने यह भी बताया है कि अमेरिका अपनी जौहरी सनत के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ी सनत के लिए पेट्रोलियम, खाद और केमिकल रूस से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की 2024 में रूस के साथ तिजारत 67.5 बिलियन यूरो तक पहुंची, जिसमें 16.5 मिलियन टन LNG भी शामिल है। भारत ने साफ किया है कि वो अपने कौमी मफाद और इक्तिसादी सलामती को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। महकमा वजारत ने कहा, किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत अपनी इक्तिसादी सलामती और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी जरूरी इक़दाम करेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मज़ीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहज़ीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर
شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، آداب۔